आज के एग्ज़ाम की शुरुआत होती है हमारे सुबह-सुबह उठने से। उठने के बाद क्योंकि आज थोड़ा मन में डर था, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, ना मैं लेबर इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में जानता था। उसके रिलेटेड मैंने कहीं न कहीं बहुत सारी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था सुबह 6 बजे से। मुझे तैयार होने का टाइम भी बहुत कम मिला था, उसके बाद भी मैंने कहीं न कहीं नहा धोकर अपना एग्ज़ाम को कहीं न कहीं सीखने या उसके बारे में जानने के लिए बैठ गया था। जितना भी मैंने पढ़ा वो कहीं न कहीं मैंने सुबह ही सुबह पढ़ा था। उसके अलावा मैं कल शादी में चला गया था, तो इसलिए मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने का। ना उससे पहले मैंने लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में कुछ पढ़ा था। तो उसके बाद कहीं न कहीं हम एग्ज़ाम के लिए निकल गए। एग्ज़ाम पे नहीं जाने के बाद हमने सेंटर पे देखा। सेंटर पे वही बहुत कम भीड़ थी। पर सेंटर पे जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि मैंने सोचा कि भई वहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा कोशिश की मैंने पढ़ने के लिए, पर वहाँ पे दोस्तों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अगर जो बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जब मैं हॉल में गया तो मुझे एग्ज़ाम कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल गया। एग्ज़ाम भाई बहुत ही अच्छा आया था एक तरीके से। एग्ज़ाम किस तरह से अच्छा आया उस बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर जो आपने एक बार भी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा होगा तो आपको कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएँगे, अगर जो आपने एक बार भी इसको पढ़ लिया है। मैं खुद अपने एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने एक बार ही पढ़ा है तो मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें। अगर जो आप एक बार भी पढ़ लेते तो आपको कहीं न कहीं इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर जो मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ यानी ए सेक्शन की बात करूँ, क्वेश्चन है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी इसमें आपको बताना था कि सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है। सामूहिक सौदेबाजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, बहुत ही ईज़ी सवाल था। इसके बाद आया समझौता बोर्ड, यानी जो समझौता करवाता है लेबर और कहीं न कहीं एम्प्लॉयर के बीच, उसके बारे में आपको बताना था कि समझौता बोर्ड क्या होता है। फिर इसके बाद है लेआउट, यानी जबरन छुट्टी क्या होती है, और इसके बाद है उपक्रम यानी अंडरटेकिंग क्या होती है। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेंट्स यानी आश्रित क्या होते हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे जिसमें आपको 20 नंबर मिल जाते हैं देखने के लिए। अगर जो आपने भाई हल्का सा भी लेबर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा है तो इसमें आप क्लियरली देख सकते थे भाई कितना ईज़ी जो है पेपर 75 शब्द लिखने थे। उसके हिसाब से अगर जो मैं बताऊँ तो बहुत ही हल्के आए थे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। इसमें सबसे पहला है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द रजिस्टर, यानी रजिस्टर का प्रोसेस बताओ, एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यूनियन के एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताओ और उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस बताओ। बहुत इजी था भाई। इसमें छठा क्वेश्चन बहुत इजी लगा मुझे मेरे हिसाब से। तो फिर इसमें अगर सातवीं बात करूँ तो राइट इन अ ब्रीफ द साइलेंट फीचर ऑफ मैनेटरी बेनिफिट एक्ट 1961। अगर मैं आठवें क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको छटनी को परिभाषित करना था, यानी छटनी क्या होता है। अगर जो आपने अक्सर देखा होगा कुछ वर्करों को काम से निकाल दिया जावे जिस कारण उनको बताया जावे कि कंपनी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कंपनी कोई घाटे में चल रही है, तो उसको हम छटनी कहते हैं। और इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 छवा जा के अंतर्गत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको छटनी के बारे में बताना और इस प्रक्रिया का किस तरह से ये प्रक्रिया की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताना था। अगर तो मैं सी सेक्शन की बात करूँ तो सी सेक्शन में मुझे भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। अगर जो आपने एक बार भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसी वे में इसके बारे में लिखे आए होंगे। अगर मैं 9वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने थे जो कि 60 नंबर के थे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया है, सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें एग्जामिन द पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एज द इंडस्ट्री इन द लाइट डिस्कस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड द सुगरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा AIR 1978 के बारे में हमें बताना। ध्यान में रखते हुए बताना कि उद्योग के रूप में अस्पताल व शिक्षा संस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए, यानी आपको ये बताना था कि शिक्षा संस्थान और जितने भी हॉस्पिटल हैं ये क्या उद्योग की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में वर्णन करना था। जैसे कि अगर जो आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थान ऑर्गेनिक हॉस्पिटल आते हैं पर वो गैर कानूनी है। अब वो गैर कानूनी है और इसमें भी आते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला था। अगर जो आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपने जरूर इसके बारे में लिख दिया होगा। बात करूँ 10वें क्वेश्चन की तो डिस्कस द एम्प्लॉय लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में बताना था। नियोक्ता की दायित्व की विवेचना कीजिए, यानी नियोक्ता की जो दायित्व होते हैं उनकी विवेचना इसमें करनी थी। अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द स्ट्राइक ऑफ अंडर लेबर लॉस, यानी स्ट्राइक का क्या जो वो प्रोविजन होते हैं उनके बारे में बताना था। फिर इसमें बताना रेदर द इनलीगल स्ट्राइक कैन बी जस्टिफाइड द वर्कमैन वुड बी इंटाइटल टू द वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलीगल स्ट्राइक, क्या कोई वर्कर अगर जो इलीगल स्ट्राइक करता है तो क्या उसको फिर भी वेजेस मिलते हैं। और इसमें यह बताना था कि एक्सप्लेन द प्रोविजन, उसके प्रोविजन क्या होते हैं और क्या एक स्ट्राइक को जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो इलीगल नहीं है। तो इन 3 चीज को इसमें डिस्कस करना था। मुझे भाई बहुत इजी क्वेश्चन लगा
ये जो है, क्योंकि इसमें हड़ताल के बारे में आपको केवल, अगर जो आप हड़ताल के बारे में जानते हो कि किस तरह की हड़ताल होती है, कौन सी हड़ताल को इलीगल मान लिया जाता है, और हड़ताल के बारे में 2-4 चीज़ और जानते हो, तो आप इसमें भाई कहीं ना कहीं पूरे नंबर ला सकते थे। अब बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। डिस्कस द पावर ऑफ अपॉइंटेड गवर्नमेंट टू मेक रेफरेंस टू द डिस्प्यूट अंडर द सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं जो सेक्शन 10 है और क्लॉज 1 है उसके बारे में बताना। तो और इसमें कहीं ना कहीं जो समझौता होता है, समझौता कमेटी होती है, समझौता बोर्ड होता है, यानी और लेवल लॉज होते हैं और नेशनल अदालत होती है, उसकी पावर के बारे में आपको कहीं ना कहीं डिस्कस करना था। तो उनकी पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेम सी है कोर्ट से रिलेटेड ही। तो अगर जो आपने ये पढ़ा है तो भाई आपके 20 के नंबर भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से 20 नंबर आगे होंगे। 13वें क्वेश्चन की बात करूँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज इंश्योर दैट वेजेस आर पेड इन द टाइम एंड देयर इज आर नो अनऑथराइज्ड डिटेक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर। डिस्कस। इसमें बताना कि मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 के उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मजदूरी के भुगतान समय पर हो, यानी जो मजदूर है उनके जो भुगतान है, यानी उनको जो पैसा उन्हें समय पर दिया जाए, अनधिकृत कटौती ना हो जाए, विवेचना की मजदूरों की जो मजदूरी है वो समय पर भुगतान हो और कोई भी अनावश्यक कटौती उनके में ना हो। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में बताना था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं इसमें मानता हूँ कि मेरे इसमें 100 में से कहीं ना कहीं 40 से 50 नंबर या 60 नंबर भी आसानी से आ सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जिनमें कहीं ना कहीं मैं अटक, मैं इसमें इतने कम नंबर इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड्स थे उसमें थोड़ा मैं कहीं ना कहीं अटक गया था, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स थे मैंने इंग्लिश में देखे तो, और मैंने कहीं ना कहीं पेपर हिंदी में लिखा था जिसके रिलेटेड मुझे हिंदी में वर्ड्स नहीं आते थे, उसके रिलेटेड मुझे लगता है कि भाई मेरे नंबर कहीं ना कहीं काटे जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डर है। और पेपर भाई मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत अच्छा लगा। एक नेचुरल पेपर, मतलब बहुत अच्छा, इससे इजी पेपर नहीं बनाया जा सकता था।